हेलो एवरीवन। ये है लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 1 में हमने इन्वायरमेंट का कंप्लीट किया था। लेक्चर नंबर 2 में हमने इकोलॉजी कंप्लीट किया था। थर्ड में हमने बायोडाइवर्सिटी कंप्लीट किया था। और ये है फोर्थ, जिसमें कि हम ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है, हम लोग इन्वायरमेंट का जीएस पॉइंटर जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। जो घटना चक्र की एमसीक्यू होती है, अगर उसका बस क्वेश्चन और आंसर ले लें तो ये जो है जीएस पॉइंटर बनाता है। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको पढ़ के अपना जो है मतलब एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। आज हम लोग फोर्थ देखेंगे, लेकिन उसके पहले जो हमने ये 3 चीज़ पढ़ी है उसका थोड़ा सा एक्टिव रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के बारे में। तो ये 5 चीज़ों को जो है पैसे यानी कि फाइनेंस देता है। वो 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं? अगर आपको याद है तो बढ़िया, नहीं तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। एक तो था यूनाइटेड नेशन एफ ट्रिपल सी, है ना। एक क्या था? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। एक था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। एक था मिनीमाटा कन्वेंशन, यानी कि जो कि मरकरी से रिलेटेड है। और तो और है एक परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पल्यूटेंट, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पल्यूटेंट। इन 5 चीज़ों को जो है जीईएफ यानी कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जो है फाइनेंशियल मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। ठीक है ना। इसी जीईएफ की तरह एक और है ग्रीन क्लाइमेट फंड है, जो कि कॉप 16 है ना, जो अर्थ समिट हुआ था ना 1992 में। उसी के जो हर साल कॉप होते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज होते हैं, जो कॉप 16 हुआ था, जो कि आपका हुआ था कैनकन मैक्सिको में। तो ये ग्रीन क्लाइमेट फंड बना था, जिसका हेडक्वार्टर आपको कोरिया में देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली ये नॉर्थ कोरिया तो हो नहीं सकता है, ये होगा आपका साउथ कोरिया में। ओके, उसके बाद नेक्स्ट थिंग, आवर कॉमन फ्यूचर। मैंने आपको इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई थी, क्या है? याद आया? मैं आपको याद दिलाता हूँ। मैंने बताया था 1987 में एक रिपोर्ट सबमिट की जाती है, जिसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बात होना शुरू होता है। वो रिपोर्ट कौन सी थी? उसका नाम था ब्रटलैंड रिपोर्ट, राइट। और उसी रिपोर्ट को आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट भी कहते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होना शुरू हुआ, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो आपका रियो +20 जो था, जो कि आपका ब्राज़ील में होता है ना, यहाँ पे एसडीजी की बात शुरू होती है। एसडीजी में कितने गोल्स हैं? जी हाँ, 17 गोल्स हैं। कितने टारगेट्स हैं? 169 टारगेट हैं। आई होप आपको याद हो गया होगा, ये तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट थी, तो मैं सोचा आपको रिकॉल करवा दूँ। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारा फोर्थ चैप्टर, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड क्लाइमेट चेंज पे। ओके, तो ये रहा हमारा चैप्टर, जिसको हम लोग शुरू करने वाले हैं। सबसे पहला, क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा वजह क्या है? वो है ग्रीन हाउस गैसेस। अच्छा, आप ये बताओ, आपको क्या लगता है ग्रीन हाउस गैसेस में क्या वाटर वेपर आती है? आप ऐसा अभी आप बस आप सोचो, वो आंसर आपको अभी थोड़ी देर में मिल जाएगा। आप सोचो, क्या वाटर वेपर भी एक ग्रीन हाउस गैस है या फिर नहीं है? ठीक है, उसके बाद फिर जो आपका 21st यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई थी 2015 में, वो कहाँ हुई थी? तो 21st है, यानी कि कॉप 21, बहुत ही फेमस है, आपको पता होना चाहिए। ये हुआ था आपका पेरिस, फ्रांस में। यहाँ पे टारगेट क्या निकल के आए थे कि आपको एंड ऑफ द सेंचुरी तक 1.5 डिग्री पे टेम्परेचर को रोकना है, नहीं तो मैक्सिमम 2 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। कॉप 21 पेरिस फ्रांस, 1.5 डिग्री या मैक्स 2 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, कॉप 26 कहाँ पे हुआ था? ग्लासगो में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में। आपका कॉप 27 कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था आपका शर्म एल शेख। ये कहाँ पे है? ये है आपका इजिप्ट में, याद रखना। कॉप 28 कहाँ पे हुआ था? ये हुआ है आपका दुबई में। ठीक है, जो कि कहाँ पे है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। यहाँ पे एक हिंदू टेम्पल भी खुला है, ये आपका ये टेम्पल है, बैप्स टेम्पल। ठीक है ना। और उसके बाद फिर कॉप 29 कहाँ पे हो रहा है? तो ये हो रहा है आपका अज़रबैजान, बाकू में। ओके, ये 3 चीज़ आपको याद रखना है। ओके, अच्छा बताओ, इंडिया में कभी हुआ है क्या?
वैसे मैं आपको बता देता हूँ 2002 में जो है इंडिया में हुआ था ये कॉप। ओके, अब वो कौन सा कॉप कॉप था वो आपको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, तो वो तो आपको सबको पता होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब होता है कि एटमॉस्फेयर जो है, जो यहाँ जो गैसेस हैं उसको एब्जॉर्ब कर रही हैं और वापस से रेडिएट कर रही हैं, तो उसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता हुआ हमको दिख रहा है, जिससे क्या होगा, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे। और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, जो आम होता है ना वो और जल्दी फ्लावर कर जा रहा है इसकी वजह से। स्टेटमेंट में आएगा, अभी आप आगे देखना, ये स्टेटमेंट में दिया गया है कि इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो मैंगो ट्री हैं वो जल्दी फ्लावर कर रहे हैं, तो वो स्टेटमेंट सही था। ओके, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट का मतलब क्या होता है ये आपको पता है, जो कि यहाँ पे दिया है। ये इंपॉर्टेंट है कि कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ये क्वेश्चन दिया था, बताओ। ये दिया था आपका जोसेफ फोरियर ने। आपको अगेन कुछ नाम याद दिलाऊं, एडम, क्या दिया था, ग्रीन डेवलपमेंट, ऐसा ही कुछ था ना, ग्रीन से था। कार्सन, क्या था वो, साइलेंट स्प्रिंग ब्रुक थी। और याद दिलाऊं, लिमिट टू ग्रोथ, बताओ ये कौन कौन सा क्लब था, कोई तो क्लब था, क्लब ऑफ रोम था क्या, जी हाँ। ये तीनों याद हो गए। आगे बढ़ते हैं, एक बार इसको फिर से देख लो। ग्रीन हाउस गैस का कॉन्सेप्ट जो है जोसेफ फोरियर ने दिया था, ठीक है ना, जोसेफ फोरियर। वैसे बेनेट ने क्या दिया था, बता देता हूँ, लास्ट का वर्ड ट्रांजिशन, कौन सा ट्रांजिशन था, इकोलॉजिकल ट्रांजिशन था, ठीक है। नौ, क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज से। कब हुआ था, 1997 में जो कॉप हुई थी ना, उसमें जो है क्योटो जापान में हुआ था और ये क्योटो प्रोटोकॉल आया था। और ये इफेक्ट में कब आया था, 2005 में, ठीक है ना। अब बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा डेंजरस है या फिर मेथेन, आपको क्या लगता है। आपको पता है मेथेन ना ज़्यादा डेंजरस है, ज़्यादा जो है वार्म करता है टेम्परेचर, लेकिन मेथेन जो है 10 से 20 साल में कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, मेथेन एज अ ग्रीन हाउस गैस इज़ मोर हार्मफुल देन कार्बन डाइऑक्साइड। ना कुछ इंपॉर्टेंट ये प्रोटोकॉल हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, मैंने नाम जानबूझ के इसके मिटा दिए। कार्टाजीना प्रोटोकॉल, ये था आपका लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, ठीक है ना, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड। और ये याद है, ये आपका UNCBD है ना, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उससे रिलेटेड है, ठीक है ना, मतलब उसके अंडर आया है। और एक चीज़ बताऊँ इंपॉर्टेंट है, US इसका पार्ट नहीं है, UNCBD का US पार्ट नहीं है। तो कार्टाजीना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी जो कि लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के लिए है, स्टॉकहोम कन्वेंशन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट के लिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर के लिए, और क्योटो प्रोटोकॉल क्लाइमेट चेंज के लिए, ठीक है। नौ, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बताओ सल्फर डाइऑक्साइड, क्या ये एक ग्रीन हाउस गैस है, हाइड्रोजन, क्या ये एक ग्रीन हाउस गैस है, आप सोचो। वाटर वेपर, क्या ये एक ग्रीन हाउस गैस है। अब आप तीनों को सोच लियोगे, मैं अभी यहीं पे बता देता हूँ। सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, वाटर वेपर ये ग्रीन हाउस गैस है। इनफैक्ट हमारे इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा प्रेजेंस इसी की है, वाटर वेपर की, ठीक है ना, याद रखना ना। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये तो सबको पता है कि ऑक्सीजन नहीं है। अगेन सेम क्वेश्चन है। उसके बाद फिर ग्रीन हाउस गैस के कंपोनेंट्स जो कि हम सभी को पता है। उसके बाद फिर हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन ग्लोबल वार्मिंग में किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का है। क्यों, क्योंकि जो मीथेन होता है ना वो भी तो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए। और हम वो सारे चीज़ यूज़ करते हैं जिससे CO2 ज़्यादा इमिट होता है, चाहे वो फॉसिल फ्यूल्स हो गए, चाहे हम लोग पेड़ काट दे रहे हैं या फिर हम लोग ओशंस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, है ना, तो उससे CO2 जो है वो एटमॉस्फेयर में रह जा रहा है। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन एंड वाटर वेपर, इनमें से हाईएस्ट परसेंटेज किसका है, तो मैंने आपको बताया वाटर वेपर का है, ठीक है ना। अब मैंने बताया था सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, प्रोपेन नहीं है एक ग्रीन हाउस गैस, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना। और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, आर्गन, ये भी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, CFC है। CFC ही मॉन्ट्रियल जो ओजोन के लिए हुआ था,
उसमें ये बैन हुआ था, ठीक है ना। आर्गन नहीं है ग्रीन हाउस गैस, मीथेन जो है ग्रीन हाउस गैस है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेट ज़ीरो। इसमें आपको क्या याद रखना है कि नेट ज़ीरो एक्चुअल में होता क्या है। नेट ज़ीरो का ये मतलब नहीं है कि हम लोग ज़ीरो इमिशन करेंगे। इसका ये मतलब है अगर हम लोग 5 टन इमिशन कर रहे हैं ना, तो 5 टन को हम लोग एटमॉस्फेयर से हटा देंगे तो वो नेट ज़ीरो होता है, ठीक है ना। कैसे हटाएंगे, देखिए कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, ये भी एक टेक्निक होती है। हम लोग पेड़ लगा देंगे, इस तरीके से जितना इमिट कर रहे हैं उतना हम लोग एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। इंडिया का क्या गोल है, 2060 है या फिर 2070 है, एटलीस्ट ये तो आप मुझे ज़रूर बताना, या फिर आप अपने खुद सर्च करके अपने पास रख लेना, ठीक है। फॉलोइंग गैसेस इज बोथ हार्मफुल एंड बेनिफिशियल टू लाइफ ऑन अर्थ। वो कौन सा गैस है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो हमारे पेड़ पौधे खाना कैसे बनाएंगे, आप ही सोचो। इसलिए ये हार्मफुल भी है और तो बेनिफिशियल भी है। और आपको पता है ये क्यों बेनिफिशियल है, ये अर्थ के टेम्परेचर को थोड़ा सा वार्म रखता है। अगर ये नहीं होता तो बहुत ही ज़्यादा फ्रीजिंग कोल्ड होता, ठीक है ना। और उसके बाद फिर लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इस समय कौन है, तो चाइना है। सेकंड पे आई थिंक यूएसए है एंड थर्ड पे इंडिया है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। कार्बन नेगेटिव कंट्री कौन सी है, तो वो है हमारा प्यारा भूटान, ओके। नाउ द फॉलोइंग सब्सटेंस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग डायरेक्टली, तो वो है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। अब मैं आपसे पूछूं एसिड रेन में क्या होता है, पता है, एसिड रेन में यही होता है, याद रखना, सल्फर डाइऑक्साइड। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, लेकिन ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। उसके बाद फिर अगेन ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये सारे गैसेस आपको पता है। हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ओके। नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनमें से कौन सा जो है मोस्ट रिस्पॉन्सिबल है, तो अगेन कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, मैंने आपको याद है, मैंने आपको बताया था एक इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ना, कुछ कुछ याद आ रहा है, जिसका मेजरमेंट यूनिट मैंने ग्लोबल हेक्टेयर बताया था। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में था कि मतलब कितना ज़्यादा इंसान को चाहिए अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए, उसी तरीके से कार्बन फुटप्रिंट भी है ना, कि कितना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस होगा टू सस्टेन द ह्यूमन एक्टिविटीज़, ओके। यही होता है आपका कार्बन फुटप्रिंट। उसके बाद अगेन मैंने आपको बताया हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, याद रखना। सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैस है ना। प्रोपेन नहीं है। पता है एलपीजी में क्या यूज़ होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में, आप देख करके बताना, ठीक है ना। ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ये देखिए। फ्लावरिंग ऑफ मैंगो ट्रीज बिफोर टाइम, और तो और हेल्थ पे इम्पैक्ट तो हो ही रहा है, ये तो आपको पता ही है। अगेन सी लेवल राइज हो रहा है, डिजीज़ स्प्रेड हो रहे हैं। डिजीज़ कैसे स्प्रेड हो रहे हैं, देखिए ग्लेशियर है ना, ग्लेशियर में कई सारे बैक्टीरियाज, बहुत सारे वायरस ट्रैप हैं। अब ये क्या होंगे, ग्लेशियर मेल्ट होगा, और जब ये मेल्ट होगा तो ये बैक्टीरिया हो गया, ये आपका वायरस हो गया, ये वहाँ से निकल जाएगा, किसी इंसान को इन्फेक्ट करेगा, वो इंसान जो है अगेन बहुत बड़ी महामारी लेकर के आएगा, ये तो आपको पता है। और कोरल रीफ का ब्लीचिंग होता है, यानी कि इसके अंदर जो वो होता है एल्गी होता है, जूजेंथले बैक्टीरिया, जूजेंथले एल्गी होता है, वो उसको निकाल फेंकेगा अपने पास से, तो उसी को ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ बोलते हैं, ठीक है। नाउ फॉलोइंग कंडीशन इंडिकेट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ये पता है, ये भी हमें पता है कि सी लेवल राइज होता है, वेदर कंडीशन में चेंज होता है और ग्लोबल टेम्परेचर राइज करता है। ये हमको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लोबल वार्मिंग होती है, और ये वही सेम थिंग है, ये भी सेम थिंग है। नो राइस, राइस के बारे में आपको पता है, राइस से क्या इमिट होता है, कौन सी गैस, मीथेन गैस। आपको पता है मीथेन गैस हर वो जगह जहाँ पे एनारोबिक कंडीशन होगी, ठीक है ना, जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा, वहाँ से मीथेन इमिट होती है। और क्योंकि राइस में जो है नाइट्रोजन नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र यूज़ होता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड भी इमिट होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, तो मोस्ट फ्रेजाइल इकोसिस्टम जो कि ग्लोबल वार्मिंग से सबसे पहले अफेक्ट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है जहाँ पे ज़्यादा आइस है वो सबसे पहले अफेक्ट होगा, वहाँ पे मेल्टिंग शुरू हो जाएगी। तो वो कौन सा एरिया है, एक आर्कटिक वाला एरिया है, एक ग्रीनलैंड वाला एरिया है। अगर आपको याद नहीं आ रहा है ये दोनों एरिया कौन सा है, तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। ये है आपका यूएस, है ना, और ये है आपका मान लीजिए यूरोप, आर्कटिक, और यहाँ पे ग्रीनलैंड, ठीक है, ऊपर की तरफ है। उसके बाद फिर
आपको ये पता होना चाहिए कि अर्थ से इंफ्रारेड पार्ट ऑफ रेडिएशन जो है वो निकलती है, ठीक है ना। अर्थ से इंफ्रारेड पार्ट ऑफ रेडिएशन निकलती है, वही जो है ट्रैप होता है, जो कि अगर मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड इमिट हो रहा है तो वो ट्रैप होगा और फिर वही चीज़ वापस से रेडिएट होगी और हमारा टेम्परेचर जो है वो गर्म होगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर राइस फील्ड से ग्रीन हाउस गैस निकलता है, कोल माइनिंग से निकलता है, डोमेस्टिक एनिमल यानी कि जो कैटल्स होते हैं ना, कैटल्स जब अपना वो करते हैं उसको, देखिए जब वो खा लिए रहते हैं घास वगैरह तो अपना मुंह चलाते रहते हैं, है ना। तो वहाँ से भी मीथेन इमिट होती है उनके पेट से, ठीक है ना। मीथेन इमिट होती है एनारोबिक कंडीशन से, तो इस तरीके से वहाँ से भी ग्रीन हाउस गैस निकलती है। वेटलैंड, अगेन यहाँ पे एनारोबिक कंडीशन है, पानी भरा हुआ है, तो यहाँ से भी मीथेन इमिट होगी। और यहाँ पे कुछ टर्माइट्स होते हैं, उनसे भी मीथेन आपका इमिट होता है। ये तो सबको पता होता है, लेकिन ये टर्माइट्स वाला नहीं पता होता है, तो ये आप याद रखना, ओके ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस जो कि पैडी फील्ड यानी कि राइस के फील्ड से निकलता है, तो मैंने आपको अभी बताया वो है आपका मीथेन। अगेन सेम क्वेश्चन है। उसके बाद फिर कार्बन मोनोऑक्साइड हो, मीथेन हो, ओजोन हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो, जब हम लोग क्रॉप को जलाते हैं तो ये सारे गैसेस निकलते हैं, ठीक है। अब आप एक एक गैस को याद करने मत बैठ जाना, बस आप मतलब जहाँ पे बर्निंग होगा ना वहाँ पे गैसेस निकलेंगी। देखिए ऐसा कहीं भी नहीं है जहाँ से मीथेन ना निकले, ये पता है आपको क्यों? क्योंकि जब तक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट नहीं होगा ना, जब तक लैब में नहीं कर रहे हैं, तब तक कंप्लीट कंबशन नहीं होगा। जब कंप्लीट कंबशन होता है तो फिर वहाँ पे CO2 इमिट होता है, लेकिन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में तो हर जगह हो नहीं रहा है, गाड़ी चल रही है आपका, मतलब कहीं पे भी देख लो CO2 भी निकलेगा, साथ में आपका मीथेन भी निकलेगा। कंप्लीट कंबशन कहीं पे भी नहीं होता है, ठीक है, अनलेस बहुत ही कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में कराया जा रहा हो। आगे बढ़ते हैं। क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा क्या इफेक्ट होगा, तो वो है आपका फार्मिंग। उसके बाद फिर कर्ड च्यूइंग एनिमल से कौन सा ग्रीन हाउस गैस निकलता है, मीथेन। यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं ना वो मीथेन इमिट करते हैं। उसके बाद फिर अर्थ आवर, ये सबसे पहले पता होना चाहिए होता क्या है ये। देखिए मार्च के मंथ में होता है नंबर फर्स्ट, कौन ऑर्गेनाइज कराता है, WWF। नंबर थर्ड करना क्या होता है, 1 आवर के लिए अपने लाइट वगैरह को स्विच ऑफ करना होता है। क्यों करना होता है, टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द क्लाइमेट चेंज, और हमें प्लेनेट को बचाना है इसी का अवेयरनेस के लिए, ठीक है ना। और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये बेकार है, ये भी बेकार है। उसके बाद फिर UNFCCC कौन से ईयर में आया, 1992 में ये हुआ था, 1994 में इन्फोर्स हुआ ये, ठीक है ना। ना नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज कौन से ईयर में आया, 2008 में। वेटलैंड रूल्स कब आया था, कल ही बताया मैं आपको, वेटलैंड रूल्स जो है 2010 में आया था। और प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था, 1992 में। और अभी चलिए यहीं पे आ जाते हैं, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2008 में आया है। अब इसके अंदर ना 8 सब कॉम्पोनेंट हैं। 8 सब कॉम्पोनेंट में से कुछ मैं आपको बता दूं। एक तो है आपका सस्टेनेबल हैबिटेट, ठीक है ना, एक हैबिटेट वाला है। दूसरा हिमालय वाला है कि हिमालय को कंजर्व करना है। और उसके बाद फिर इन्वायरमेंट को कंजर्व करना है, एक ये भी है। और उसके बाद फिर क्या है, आपको वाटर को कंजर्व करना है। और फिर एयर वाला है। और फिर ग्रीन इन्वायरमेंट आई गेस है, मतलब 8 कंपोनेंट है। आई एम रियली सॉरी, मुझे पूरे अभी याद नहीं आ रहे। तो इसके अंदर 8 कंपोनेंट है, आपको ये पता होना चाहिए, 2008 में आया, ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। क्लाइमेट चेंज इज लीडिंग टू इंक्रीज इन सोशल टेंशन, ठीक है यहाँ तक, बिकॉज the frequency and intensity of extreme weather event will have serious repercussion on food security। तो आप देख रहे हो कि रीज़न जो है इसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो दोनों सही हैं, एंड आर इज करेक्ट रीज़न ऑफ ए, ठीक है ना। नाउ ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल के बारे में देखते हैं, ये क्या है। ये एक अकाउंटिंग टूल है जो कि गवर्नमेंट और बिजनेस लीडर को क्वांटिफाई करने में और मैनेज करने में ग्रीन हाउस गैस को मदद करेगी। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल, ठीक है ना। क्योटो प्रोटोकॉल कब आया, 2005 में। शुरू कहाँ से हुआ था, 1997 में, ठीक है। और ये किस लिए है, क्लाइमेट चेंज के लिए। उसके बाद फिर इसी क्योटो प्रोटोकॉल को सुपरसीड करता है आपका पेरिस एग्रीमेंट, कब होता है, 2015 में। कौन सा कॉप था ये, 21 था।
ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, मैंने आपको बताया कि पेरिस एग्रीमेंट का टारगेट क्या है कि 2 डिग्री सेल्सियस एंड ऑफ द सेंचुरी तक नहीं डाकना चाहिए, और तो और उसको रेस्ट्रिक्ट करना है 1.5 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं एमंग अल्जीरिया, ब्राज़ील, केन्या और इंडिया ना, इनमें से कौन सी कंट्री में ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच स्टेशन नहीं है, तो वो है आपका इंडिया। नाउ नेक्स्ट थिंग, ये वैसे पुराना है, क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल ना जब 2005 में आता है तो उसमें 2 मैकेनिज़्म रहते हैं, एक था क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म, एक ये ना, और दूसरा था जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। जब एक डेवलप्ड कंट्री ना डेवलपिंग कंट्री में ऐसे प्रोजेक्ट को लगाती है कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम किया जा सके, तो वो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंदर आता था। और जब एक डेवलप कंट्री में ही लगाती थी, यानी कि मान लो यूनाइटेड किंगडम यूएसए में लगा दे, तो वो जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन के तहत आता था। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के तहत कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो ये गलत है कि ये प्रोहिबिट करता था डेवलप कंट्री को इन्वेस्ट करने में डेवलपिंग कंट्री। तो मैंने अभी आपको बताया कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के तहत यही तो होता था, है ना। तो ये चीज़ याद रखना। नाउ द नेक्स्ट थिंग, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के बारे में लिखा हुआ है, आप ये पढ़ सकते हो। और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, तो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के थ्रू क्या मिलता था, कार्बन क्रेडिट मिलता था, जो कि क्योटो प्रोटोकॉल के तहत आता था। ठीक है ना। अब ये क्योटो प्रोटोकॉल को सुपरसीड कर लिया गया है पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू। तो आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए, लेकिन मेनली अब आपको जो कॉप हो रहे हैं ना, उनके बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए कि कॉप 28 में क्या हुआ, कॉप 27 में क्या हुआ। अभी आपको पता होगा कि लॉस एंड डैमेज फंड बन चुका है, किसके अंडर में है, वर्ल्ड बैंक के अंडर में, आपको पता होना चाहिए ये चीज़। उसके बाद फिर ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत है, ये मैंने आपको बता दिया है और ये बेकार है। आगे देखिए, रूरल रोड कंस्ट्रक्शन में इनमें से क्या यूज़ किया जाता है कि कार्बन फुटप्रिंट कम हो सके। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ना 4 ऑप्शन होते, अगर मान लो होता है एक हॉट मिक्स एस्फॉल्ट टेक्नोलॉजी। हाँ ठीक है ना, सॉरी, हॉट मिक्स एस्फॉल्ट टेक्नोलॉजी, कॉपर स्लैग, जियो टेक्सटाइल और कोल्ड मिक्स एस्फॉल्ट टेक्नोलॉजी। तो इन तीनों को यूज़ करने से कार्बन फुटप्रिंट कम होगा, लेकिन जब हॉट मिक्स एस्फॉल्ट टेक्नोलॉजी जो कि हम लोग अभी यूज़ करते हैं, उससे कार्बन फुटप्रिंट जो है वो बढ़ता है। ठीक है, आप ये चीज़ याद रखना। उसके बाद फिर सबसे इम्पोर्टेंट है आपको कार्बन फर्टिलाइजेशन, ये क्या होता है ये पता होना चाहिए। कार्बन फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि जो प्लांट ग्रोथ है ना वो बढ़ जाए। क्यों बढ़ जाए, क्योंकि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। तो आपको पता होगा कि प्लांट्स जो होते हैं वो CO2 को ही तो कंज्यूम करते हैं। तो जब CO2 बढ़ जाएगा तो प्लांट का ग्रोथ भी बढ़ जाएगा, और इसी को बोलते हैं कार्बन फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स आप रिवाइज कर लो। ग्रीन वॉशिंग मैंने आपको बताया था, जब कोई कंपनी क्लेम करे कि हम जो है इको फ्रेंडली सामान बना रहे हैं लेकिन एक्चुअल में नहीं बनाती हो। पर्पल वॉशिंग, जब कोई कंपनी ये क्लेम करे कि हम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल में नहीं कर रही है। पिंक वॉशिंग, जब कोई कंपनी कह रही है कि हम LGBT राइट्स के लिए काम करते हैं लेकिन एक्चुअल में वो नहीं कर रही है, तो वो पिंक वॉशिंग होता है। ठीक है ना। कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट कब ओरिजिनेट हुआ, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, तो क्योटो प्रोटोकॉल से। ठीक है, ये पुराना हो गया है, ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसके बाद फिर ये है आपका फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी के बारे में। ये जो फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी है ना, ये एक पार्टनरशिप है गवर्नमेंट का, बिजनेसेस का, सिविल सोसाइटी का और तो और लोगों का, जो कि कंट्री को हेल्प करेगा इन रिड्यूसिंग द एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। ठीक है ना। जिस कैसे, बाय प्रोवाइडिंग देम द फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस। ओके। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था ना कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है हार्मफुल भी है और तो और बेनिफिशियल भी है। तो अगर ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट नहीं होता ना, तो अर्थ का टेम्परेचर जो है वो -18 डिग्री सेल्सियस होता। तो आप सोच पा रहे हो कि ग्रीन हाउस गैस एक्चुअल में मतलब थोड़ा सा होना ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका जब बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है।
और ग्लेशियर मेल्ट होंगे और नए नए डिजीजेस आते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन द रिसेंट पास्ट हैव कॉज्ड इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर बट ए लॉट ऑफ इट डज नॉट रिमेन इन लोअर एटमॉस्फेयर, यानी कि हम CO2 को बढ़ा तो रहे हैं लेकिन लोअर एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा रह नहीं जाता है। क्यों नहीं रह जाता है? क्योंकि इतना बड़ा ओशंस है, उसके अंदर फाइटोप्लैंक्टन है, वो भी तो CO2 को कंज्यूम कर रहे हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस वो करते हैं उसके थ्रू जो CO2 लोअर एटमॉस्फेयर में होता है वो ये कंज्यूम कर जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर फाइटोप्लैंक्टन नहीं होते तो क्या होगा? सबसे पहली चीज़, ओशन जो है जो कार्बन सिंक की तरह काम कर रहा है, यानी कि जो कार्बन को स्टोर कर रहा है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, राइट। ये देखिए दूसरा क्या होगा, फाइटोप्लैंक्टन्स को मैंने याद है फर्स्ट में बताया था कि फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, सॉरी मैंने बताया था ना, डाई एटम्स होते हैं, क्रस्टेशियंस होते हैं और फिर हेरिंग यानी कि फिश होती है, राइट। तो अगर मान लीजिए ये फाइटोप्लैंक्टन ही नहीं होंगे तो क्रस्टेशियन का खाना जाएगा और इनका जाएगा तो फिश भी सफ़र करेंगे, है ना। तो जो फूड चेन है वो भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होगा। उसके बाद फिर शिफ्टिंग अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज वन ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज, यानी कि एक थियरी है, एक भाई साहब ने दी है जिनके हिसाब से अर्थ जो है अपनी एक्सिस को थोड़ा सा चेंज करता है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है। ये थियरी किसने दी है? ये दी है आपका मिलनकोविच ने ना। इसको जो है आपका मिलनकोविच साइकिल भी कहते हैं। जिससे क्या होता है, जो वॉबलिंग होता है अर्थ का, है ना, जो रिवोल्यूशन होता है, इन सब चीज़ों में थोड़ी सी चेंजेस आती है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है। तो आप को याद रखना है कि अर्थ का एक्सिस पे थोड़ा सा चेंज होना इट लीड्स टू क्लाइमेट चेंज, ऐसा मिलानकोविच ने कहा है ना। उसके बाद फिर क्लाइमेट चेंज का रीज़न क्या है? फॉसिल फ्यूल को बर्न करना, डिफॉरेस्टेशन, और बहुत ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स हों जो कि आपका ऑयल पे चलती हो, पेट्रोल पे वही चल रही हो, है ना। उसके बाद फिर क्रायोजेनिक इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये कहाँ से मिलेगा? ये मिलेगा आपका आइस के कोर से। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज ये कब आया था? 2008 में। वेटलैंड रूल्स कब आए थे? 2010 में। याद रखना ये दोनों चीज़। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस ये क्या है? ये यूरोपियन यूनियन का अलायंस है जो कि पैसा देता है उन कंट्रीज़ को जो कि अपने बजट में ना, मतलब क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए स्टेप्स लेते हैं। अब ये पुराना हो गया है लेकिन आप एक रफ आइडिया अपना रख सकते हो। उसके बाद फिर देखिए नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके अंदर मैंने बताया था ना कि 8 कंपोनेंट हैं। 8 कंपोनेंट में एक हिमालय है, एक वाटर है, और उसके बाद फिर सस्टेनेबल हैबिटेट है, एग्रीकल्चर है, ये सारी चीज़ें हैं ना। लेकिन उसमें क्या नहीं है? तो एटॉमिक एनर्जी नहीं है, न्यूक्लियर पावर नहीं है, ये दोनों चीज़ याद रखना। इसलिए आपको आठों कंपोनेंट्स याद होने चाहिए। 4 मैंने बता दिए, 4 आप देख लेना, लेकिन उसके अंदर एटॉमिक एनर्जी या न्यूक्लियर पावर नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग के कुछ इफेक्ट दिए गए जो कि बहुत ही बेसिक हैं, आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, वही सेम थिंग है, लेकिन यहाँ पे मेथेन हाइड्रेट ये क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। मेथेन हाइड्रेट का मतलब होता है कि वो मेथेन है ना जो कि सॉलिडिफाई होकर के ओशन के नीचे है या फिर आइस कैप्स में है ना। तो वो होता है मेथेन हाइड्रेट। अब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो ये जो मेथेन हाइड्रेट है ये पिघलेंगे तो क्या होगा? मेथेन गैस जो है वो रिलीज़ होगा। मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा मेथेन जो है वो ग्लोबल वार्मिंग करता है, तो हमारा ग्लोबल वार्मिंग और इंक्रीज़ हो जाएगा। अब ये मेथेन हाइड्रेट कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आर्कटिक टुंड्रा में पाए जाते हैं और तो और सी फ्लोर पे पाए जाते हैं। और ये वही बेसिक फैक्ट है कि मेथेन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में आफ्टर 10 ईयर्स और 20 ईयर्स। ओके, तो हम लोग अब आगे बात करेंगे जियो इंजीनियरिंग के बारे में। देखिए, जब भी सन रेस के साथ हम लोग छेड़छाड़ करें ताकि वो पृथ्वी पे थोड़ा सा कम आए ना, तो उसी को हम लोग कहते हैं जियो इंजीनियरिंग। ओके, अब ये किस तरीके से होगा? मान लीजिए स्पेस में एक बहुत बड़ा सा मिरर लगा दें तो क्या होगा? जो सन रेज है वो मिरर पे पड़ के रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो अर्थ पे तो वो आ नहीं पाएगी ना।
तो जो वार्मिंग है सन का वो तो डिक्रीज़ हो जाएगा। इस तरीके से थोड़ा सा ग्लोबल कूलिंग कर सकते हैं। या फिर हम लोग सी सॉल्ट ले लें, या फिर हम लोग सिल्वर आयोडाइड होता है ना, सिल्वर आयोडाइड को यूज़ करें और उसको आसमान में इस तरीके से एरोप्लेन के थ्रू छोड़ दें, तो वो क्या होगा, वो एरोसॉल का काम करेगा, ठीक है ना। अब ये एरोसॉल्स क्या करते हैं, इसी के सराउंडिंग में जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो जो है जमा होंगे, और जब ये हैवी हो जाएंगे तो ये पानी बरसाएंगी। पानी बरसने से क्या होगा, कूलिंग होगा। एक काम ये हो गया। दूसरा, ये जो एरोसॉल्स होते हैं ना, ये सन रेज को रिफ्लेक्ट कर देंगे, तो इससे भी डबल कूलिंग हो जाएगा, ठीक है। तो जियो इंजीनियरिंग का यही मतलब होता है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ये क्लाउड ब्राइटनिंग जो होता है ये वही होता है जियो इंजीनियरिंग, जिसके थ्रू सन रेज को धरती पे आने से थोड़ा सा कम किया जा सके। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, तो फिर ये लिखा हुआ है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज फॉलोइंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हेल्प इन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन द सॉइल। तो ये कौन कौन सा प्रैक्टिस है, एक है आपका काउंटर बंडिंग। ये क्या होता है, देखिए मान लीजिए ये आपके पहाड़ का स्लोप है, तो क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ना पहाड़ को इस तरीके से काट देंगे। अब क्या होगा, ये स्लोप थोड़ा सा इस तरीके का हो गया ना, अब यहाँ पे जो है इस तरीके का, राइट, ये स्लोप पहाड़ है तो ये थोड़ा सा ऐसा हो गया। अब यहाँ पे जो है पानी तुरंत फ्लो नहीं करेगा, है ना, और यहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकता है। तो इस तरीके से ये होता है काउंटर बंडिंग। रिले क्रॉपिंग का मतलब होता है कि एक क्रॉप को हार्वेस्ट करने से पहले दूसरे क्रॉप को लगा देना। और ज़ीरो टिलेज का मतलब होता है कि उसकी जुताई ना करना, तो क्या होगा, जो कार्बन है वो उसमें स्टोर रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये लिखा हुआ है कि UNFCCC ट्रीटी जो है वो कहाँ पे हुई थी, तो वो हुई थी आपका रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 1992 में। आगे बढ़ते हैं, तो अब बात करते हैं ग्रीन क्लाइमेट फंड की। देखिए लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने बताया था, एक है आपका ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जो कि 5 चीज़ों को फाइनेंस प्रोवाइड कराता है। एक है आपका ग्रीन क्लाइमेट फंड ना, वहाँ पे मैं शायद, हाँ, ग्रीन क्लाइमेट फंड। जो ग्रीन क्लाइमेट फंड का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, नॉर्थ कोरिया जी नहीं, साउथ कोरिया में। नंबर सेकंड थिंग आपको क्या याद रखनी है, ये कब बना था, ये आपका हुआ था COP16। कहाँ पे हुआ था, कैनकन मैक्सिको में, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ग्रीन क्लाइमेट फंड बना था। और यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दी गई है कि इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द डरबन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ओके, और ये ग्रीन क्लाइमेट फंड क्यों बना है, टू असिस्ट द डेवलपिंग कंट्रीज इन एडाप्टेशन एंड मिटिगेशन प्रैक्टिसेस टू काउंटर द क्लाइमेट चेंज। ओके, ना ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान और न्यूजीलैंड इनमें से कौन सी पहली कंट्री है जो कि अपने लोगों पर कार्बन टैक्स इम्पोज करने का सोच रही है, तो वो है आपका न्यूजीलैंड। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी। डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी जो है वो एक ग्लोबल रिसर्च प्रोग्राम है, क्यों, फॉर द रोल ऑफ द कार्बन ऑन द अर्थ, ठीक है ना। और ये फील्ड ऑब्जर्वेशंस जो है वो डीप माइक्रोबियल इकोसिस्टम में करेगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्यू टू देयर एक्सटेंसिव राइस कल्टीवेशन सम रीजन मे बी कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। फॉर दिस द फॉलोइंग पॉसिबल रीजंस आर एट्रीब्यूटेबल। एक क्या है, देखिए राइस के कल्टीवेशन से क्या होगा, मैंने आपको बताया, एक तो मीथेन इमिट होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे एनारोबिक कंडीशन है। अब ये एनारोबिक कंडीशन कहाँ से आ रही है, जो राइस का खेत होता है उसमें पूरा पानी से फ्लड कर दिया जाता है ना, तो वहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो वो एनारोबिक कंडीशन है। और यहाँ से क्या इमिट होगा, मीथेन इमिट होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, हम लोग नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होगा, नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो इमिट होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, एक्सटेंसिव राइस कल्टीवेशन से ग्लोबल वार्मिंग होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। एशिया पैसिफिक पार्टनरशिप के बारे में पता होना चाहिए कि वर्ल्ड की 60% एनर्जी को ये कंज्यूम करती है और 60% ग्रीन हाउस गैसेस को ये इमिट करती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग जो कि क्लाइमेट ग्रुप के बारे में है, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्लाइमेट एक्शन के लिए काम करती है, ठीक है ना। EP100 क्या है, EP100 जो है वो कंपनीज का ग्रुप है जो कि एनर्जी एफिशिएंसी के लिए काम कर रही है, ठीक है ना। तो ये EP100 है, ये क्लाइमेट ग्रुप है, नॉट सो इम्पोर्टेंट।
और इसी के थ्रू जो है हमारा ये चैप्टर नंबर 4 जो है ग्रीन हाउस गैसेस वाला भी कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।